फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th का ये चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा हुआ है डिफाइन ओम्स लॉ। राइट, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो स्टेट ओम्स लॉ, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स वैलिडिटी। कुछ कंडीशन बताइए जिससे कि आप वैलिडेट कर पाए कि यही ओम्स लॉ है। आगे बोला हुआ है आपसे हाउ इज दिस लॉ वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट की मदद से आप इस लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे। साथ में पूछा हुआ है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ पैटर्न बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फॉर अ कंडक्टर। जब आप ग्राफ बनाएंगे ओम्स लॉ का तो आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा, वो क्या है वो आपको समझाना है। साथ में आपसे बोला हुआ है नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ग्राफ। ओम्स लॉ के ग्राफ से आप कौन से फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन कीजिएगा, इसके बारे में भी आपको समझाना है। आइए आंसर डिस्कस करें। सबसे पहले बात करते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। तो अगर आप ओम्स लॉ का जिक्र करोगे तो समझ ये आता है कि व्हेन फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एक्सेट्रा रिमेन सेम, अगर आप ऐसा कर देते हो यानी कि फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रख देते हो, उस समय जो भी करंट फ्लो कर रहा होता है कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। राइट, अब इस बात को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपके सामने एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर होंगे बहुत सारे फ्री चार्ज, वो चार्ज फ्लो करेंगे। अब मान लीजिए कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो बेसिकली आप ये कहिएगा करंट फ्लो कर रहा है। तो जो ये करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट किस बात पे निर्भर करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कराया। अब आप सोच के देखिए, अगर आपके इस पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट भी ज़्यादा होगा। तो ओम्स ने यही कहा था कि फ्लो ऑफ करंट यानी कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। अब आप एक और बात सोचिए, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है, ये कहाँ पे अप्लाई किया है, ये क्रॉस सेक्शंस पे अप्लाई किया है यानी एंड्स पे अप्लाई किया है। मान लीजिए इसको मैं एंड ए कह रहा हूँ और इसको मैं एंड बी कह रहा हूँ, तो इसीलिए डेफिनेशन ऐसा बनता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो दो बातों का ध्यान रहे, एक तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस को कहाँ अप्लाई करना है, एंड्स पे अप्लाई करना है। बाकी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने बार बार ये बातें आपको समझा दी। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैथमेटिकली वो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या आप उल्टा कहिए V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ से इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम रिमूव करेंगे तो एक फैक्टर निकल के आता है और उसको हम कहते हैं R। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे आप तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर बोलूँ कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हटाना है मुझे प्रोपोर्शनैलिटी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया R, तो V इज़ इक्वल टू आर आई। तो फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा V अपॉन में I इज़ इक्वल टू R। और R क्या है यहाँ पे, R एक कॉन्स्टेंट है। राइट, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो इसी को हम कांस्टेंट कह रहे हैं। अब आप चाहें तो आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे V इज़ इक्वल टू I इंटू में R। जैसे कि मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड में ऐसे ही छोड़ दूँ और ये हो जाएगा I इंटू में R। राइट, ये बातें भी आपको समझ आ गई। अब अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो आगे डेफिनेशन में बढ़ते हैं। और बोला ये हुआ है कि R है क्या, तो जैसा मैंने बार बार दोहराया आपको कि R इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। उस वायर का यानी जिसके अंदर हमारा करंट फ्लो कर रहा था, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है वही हमारा R बन के आया। कुछ नेसेसरी कंडीशन जिससे आप वैलिडेट करोगे अपने ओम्स लॉ को, तो यहाँ पे उस नेसेसरी कंडीशन को हम डिस्कस करने वाले हैं वैलिडेशन के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ओम्स लॉ इज दैट फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। तो एक तो ये बात आपको समझ लेनी है कि टेम्परेचर जो है कंडक्टर का वो आपको कांस्टेंट रखना है। मान लीजिए कि अगर आपने इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो होगा क्या, होगा ये कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और वो इस फैक्टर पे शायद डिपेंड ना करे, किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि रिलेशन हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एस्टेब्लिश हो, ना कि किसी थर्ड पार्टी के बीच में। राइट, तो एक चीज़ तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि एक्सपेरिमेंटली आप इसको कैसे समझाएंगे। तो आइए समझते हैं, सेटअप बनाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सबसे पहले आप इस सर्किट को कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग वन सेल इन द गैप XY, प्लग द की। अब आपके पास ये पूरा सर्किट है, ठीक है।
इस सर्किट के अंदर यहाँ पे आप बैटरी लगा चुके हैं, यहाँ पे आपने की लगाया हुआ है, यहाँ पे एमीटर, पैरेलल में आपने वोल्टामीटर कनेक्ट किया हुआ है, आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है। इसके बाद आप क्या कीजिए, नोट द रीडिंग इन द एमीटर फॉर द करंट आई एंड इन द वोल्टामीटर फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द नाइक्रोम वायर, राइट। तो आपके पास यहाँ पे ना एक नाइक्रोम वायर है, पूरा सेटअप में आपने नाइक्रोम का इस्तेमाल किया है। तो आपको करना बस ये है कि एमीटर और वोल्टामीटर पे रीडिंग नोट करना है। एमीटर की रीडिंग आपको क्या बताएगी, करंट के फ्लो को बताएगी, वेयर एज वोल्टामीटर पे जो भी रीडिंग है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ये चीज़ समझाने वाला है। तो आपने ये रीडिंग्स नोट कर लिया। रीडिंग नोट करने के बाद आपको फिर से रिपीट करना है, मतलब कि एक और बार इस साइकिल के अंदर करंट को फ्लो कराना है और बार बार आप रीडिंग को नोट करते रहिए। उसके बाद उसको इस चार्ट पे प्लॉट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना ये है, देखिए थर्ड स्टेप में अगर हम समझे इस बात को कि रिपीट द अबव स्टेप यूजिंग 2 सेल, उसके बाद 2 सेल लगा के, पहले 1 सेल लगाइए, फिर 2 सेल लगाइए, फिर 3 सेल लगाइए। इससे होगा क्या कि अगर आप सेल्स को बढ़ाते जाते हैं तो पोटेंशियल की संख्या ना बढ़ती जाती है। यानी पहले पोटेंशियल डिफरेंस लेट सपोज 2 वोल्ट का था, फिर आपने एक और सेल लगा दिया तो 4 वोल्ट का हो जाएगा, फिर एक और लगा दिया 6 वोल्ट का, फिर लगा दिया 8 वोल्ट का, फिर लगा दिया 10 का, फिर लगा दिया 12 का। इस तरीके से आप नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब हमने ओम्स लॉ में सीखा है कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो करंट भी इंक्रीज करेगा। उसको आपने इस चार्ट पे नोट कर लेना है। तो यहाँ पे टैबुलर रीडिंग को जब आपने नोट कर लिया, फिर आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका रेशियो निकालना है और फिर एक्स और वाई एक्सिस पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। वाई एक्सिस पे आपका पोटेंशियल होगा और एक्स एक्सिस पे आपका करंट होगा, राइट। तो आइए समझते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या कुछ सामने आया। तो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, वोल्टामीटर एंड एमीटर रीडिंग इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज इन द सीरीज। बहुत आसान सी बात है कि वोल्टामीटर में वोल्टेज की वैल्यू और एमीटर में करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई जब आपने अपने सीरीज के अंदर यानी अपने सेटअप के अंदर बेसिकली क्या बढ़ाया, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाई, सेल्स की संख्या बढ़ा दी। सेम वैल्यू ऑफ V वर्सेज I इज ऑब्टेन इन ईच केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बारी पोटेंशियल वर्सेस करंट की जो वैल्यू है वो एक ही आई। जैसे मान लीजिए कि अगर पहले 2 वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल था तो लेट सपोज करंट मान लीजिए कि हमारे पास था 2 एम्पियर, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। उसके बाद 4 वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल था तो हमारे पास करंट भी हो गया 4 एम्पियर, तो भी क्या निकल के आया, 1। फिर हो गया मान लीजिए 6 वोल्ट का और करंट हो गया 6 एम्पियर का, तो भी वैल्यू 1। तो आपने देखा ना कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो करंट तो बढ़ेगा ही और फिर रेशियो जो है हर बारी में सेम निकल के आया। तो इस बेसिस पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे करंट के केस में 2 है तो पोटेंशियल भी 2, फिर करंट 4 तो पोटेंशियल भी 4। तो इस तरीके से वैल्यू जो है हर जगह सेम रखेगी और हर जगह वैल्यू सेम है तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा। तो आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ द ग्राफ शोज दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन के अंदर काउंट की जाएगी ये बातें। आइए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कौन सा वो डिवाइस होता है जो मदद करता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में? तो आंसर है सेल और बैटरी। आपने अभी भी लगा के भी देखा था और यही इसका प्रॉपर आंसर भी है। 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए और फिर आपको बोला है कि एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज, calculate the amount of energy consumed in carrying a charge of 1 coulomb through a battery of 3 volt। तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट। वोल्ट का मतलब होता है when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge from infinity to a point in the electric field, then पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब मान लीजिए कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मेरे पास ये क्यू चार्ज है। ये क्यू चार्ज इन्फिनिटी पॉइंट से किसी दूसरे चार्ज को बुलाता है। ये दूसरा चार्ज भी मान लीजिए मैं क्यू मान लेता हूँ, प्लस क्यू मान लेता हूँ। तो ये क्यू चार्ज जब इस वाले चार्ज को बुलाएगा अपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा यहाँ तक लाने के लिए। तो जितना इसने वर्क किया, अब अगर मैं बोलूँ कि ये 1 जूल ऑफ वर्क करता है 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने के लिए, इसकी जो वैल्यू है 1 कूलम मान लेता हूँ, तो उस दौरान जितना इसने वर्क किया वो होना चाहिए 1 जूल। ये निश्चित है कि 1 जूल ही वर्क होना चाहिए, ना 2 होगा ना 3 होगा, केवल 1 होगा। तो उस दौरान जो इसका पोटेंशियल होगा वो डिफाइन होगा V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q, ठीक है। और W की वैल्यू है 1 और Q की वैल्यू भी है 1। इस तरीके से पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज, इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कराएंगे, यानी कि V इज इक्वल्स टू W बाई Q। मैंने आपसे अभी भी जिक्र किया है। तो अगर आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है कि 3 वोल्ट का आपने बैटरी कनेक्ट कराया तो उस केस में वर्क कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, W इज इक्वल्स टू Q इंटू में V। Q की वैल्यू है 1 और V की वैल्यू है 3।
तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 3 जूल। आप यहाँ पे देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, क्या चार्ज है 1 कूलम, क्या पोटेंशियल है 3 वोल्ट। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो आज का सेशन में हमने इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको खुद करके लाने हैं, आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। पहला है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफाइन करना है, जो कि मैंने अभी वैसे समझा दिया आपको 1 वोल्ट के केस में। फिर आपको बताना है कौन से फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है, और फिर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझाना है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए बनाए हैं, इसको आप जरूर सॉल्व कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।